हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का टेस्ट सीरीज जिसमें 50 क्वेश्चन सोशल साइंस का और 50 क्वेश्चन साइंस से संबंधित देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पर इसे लगाइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है, और यह जो है 22 मई को ही करवाया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल कहाँ है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व कर लगाया जाता है। पूरा नाम याद रखिएगा। हक ए सर्व कर किसके द्वारा लगाया गया था? हक ए सर्व कर किसके द्वारा लगाया गया था बताएंगे अभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही हक ए सर्व कर लगाया था। और टैक्स कितना वसूला जाता था? तो 1/10। सबसे पहले नहर बनवाया था गियासुद्दीन तुगलक, लेकिन नहरों का जाल जो बिछवा दिया था फिरोज शाह तुगलक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हक ए सर्व कर लगाया जाता था तो सिंचाई पर, ऑप्शन नंबर बी, 1/10। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? प्रथम बार तोपों का प्रयोग भारत में दक्षिणी भारत में किया गया था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य ने आपस में युद्ध के क्रम में ही तोपों का पहली बार यूज किया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध में ही बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना की थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ है? तो प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की हार की थी। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है पावो क्रिस्टासस है, यह सही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पावो क्रिस्टासस है। मोर का ही वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टासस। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो नुसिफेरा गैटन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद और इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है बाघ, और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस होता है। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह गलत दिया गया है। राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है, और आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टासस। फूल कमल का वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो नुसिफेरा गैटन। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है फाइकस बेंगालेंसिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। वही आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन है? आखिर महिला की आबादी भारत में कम क्यों है, इसका कारण बताना है। राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, या फिर सामाजिक कारण है, या फिर अंधविश्वास है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कारण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, रेल मंडल और मुख्यालय दिया गया है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा गोरखपुर। कहाँ? गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। एक बार फिर से देखिएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे ये बिहार में है, हाजीपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। और दक्षिण पूर्व रेलवे यह कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। इसका जो राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत कौन सा सही है, माफ करिएगा, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, यह गलत है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, यह भी गलत। यह कहाँ है? तो यूएसए में है, अमेरिका में है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यह सही है। भारत एक कुलीन तंत्र है, यह भी गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय जो है दिन प्रतिदिन के काम को निपटाने का कार्य करते हैं, दिन प्रतिदिन के काम को निपटाने का कार्य करते हैं। और लोकसभा के सचिवालय के कर्ता धर्ता कौन होते हैं? तो महासचिव। और महासचिव की नियुक्ति किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। उसी तरह से राज्यसभा के महासचिव किसके द्वारा हो जाएंगे? तो राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ध्यान देंगे, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह गलत है। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 में पढ़ेगा कि केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ना कि संसद के प्रति। तो यह जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यह सही है। नेक्स्ट है, और इसकी चर्चा कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 75 के क्लॉज 2 में। वही प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 78 में। प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, यह भी सही है। 2 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन हो जाएंगे बी। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, यह सही है। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वह कौन थी? 1700 के बाद किसने नेतृत्व किया था मराठा साम्राज्य का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई, ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई। निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, ऑप्शन दिया गया है महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप का मूल नाम क्या है? तो खड़ग सिंह है। क्या है? खड़ग सिंह नाम है। यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने 1914-15 में अफगानिस्तान के काबुल में इन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ है, यह हुआ है नवंबर 1828 में। कहाँ? गोलघर में हुआ है। गोलघर कहाँ है? तो यह बनारस में है। तो बनारस के गोलघर में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु 1858 में हुआ था। इनके माता का नाम क्या है? माता का नाम है भागीरथी बाई। माता का नाम क्या है? तो भागीरथी बाई है। वही पिता का नाम मोरोपंत है। पति का नाम क्या था? तो गंगाधर राव। और दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव था। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ। इनका जन्म हुआ था नवंबर 1828 में गोलघर वाराणसी में। मृत्यु हुआ है 1858 में। समाधि स्थल इनका कहाँ है? तो ग्वालियर में है। ग्वालियर में इनका मकबरा है या फिर समाधि स्थल है। पिता का नाम क्या था? मोरोपंत था। माता का नाम भागीरथी बाई था। वही पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। गंगाधर राव इनके पति का नाम था। दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव। झांसी को 1853 में हड़पा गया था लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत संधि के तहत। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जन्मस्थली पूछा गया था तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। वन महाद्वीप, उस महाद्वीप का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। उस महाद्वीप का नाम बताइए जो कि एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यह जो हो जाएगा, एक मिनट, यह जो हो जाएगा एक दूसरे का प्रतिबिंब जो बनाते हैं, यह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। ये दोनों जो है समानांतर एक दूसरे का प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? कहने का मतलब है कि दोनों आमने सामने हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को आप अगर मैप देखेंगे तो दोनों क्या है? आमने सामने है। इस कारण से कह सकते हैं कि एक दूसरे का यह दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? कौन से ऐसे महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल नहीं है?
ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। यूरोप में मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप केनवेरल जिस स्थल से अंतरिक्षयान छोड़े जाते हैं किस तट पर अवस्थित है? बताइएगा। केप केनवेरल जिस स्थल से अंतरिक्षयान छोड़े जाते हैं किस तट पर अवस्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 मिलान करने के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। एक बार फिर से मिला देते हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व से। अनुच्छेद 74 यह हो जाएंगे मंत्रिपरिषद से। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से। इसका जो राइट आंसर मिलेगा, मिला लीजिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह लोकसभा के वरिष्ठतम व्यक्ति होते हैं। इनका कर्तव्य क्या होता है? तो सदस्यों को शपथ दिलाना इनका कार्य होता है, कर्तव्य होता है। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? आंसर हो जाएगा प्रतिषेध, प्रोहिबिजन, ऑप्शन हो जाएंगे सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन जो है बाल गंगाधर तिलक के बारे में सही नहीं दिया गया है? उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑर्किड ऑफ होम इनकी पुस्तक भी है। उन्होंने कहा कि आर्य जो है उत्तर ध्रुव से ही आए हैं। उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की, यह भी सही है। उन्होंने पूना में होमरो लीग की स्थापना की थी अप्रैल 1916 में, यह भी सही है। उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया, यह गलत है। उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया, यह गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बना, यह सही है। नेक्स्ट है इनफैक्ट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1931 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में बना। वर्ष 1948 में शारदा एक्ट में बदलाव कर लड़की की विवाह उम्र 16 और लड़के की 19 वर्ष कर दी गई। वर्ष 1948 में शारदा एक्ट में बदलाव कर लड़की की विवाह उम्र 16 और लड़के की 19 वर्ष कर दी गई। 1891 में बहरामजी मालावारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बना। कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, शारदा एक्ट लाया कब गया था? लाया गया था 1929 में। हरविलास शारदा के प्रयास से ही शारदा एक्ट लाया गया था 1929 में। लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 में, 1 अप्रैल 1930 में, जिसमें लड़कियों की उम्र निर्धारित की गई थी 14 वर्ष और लड़कों की उम्र निर्धारित की गई थी 18 वर्ष। शारदा एक्ट के संशोधन किया गया था। शारदा एक्ट में संशोधन 1978 में किया गया था, जिसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की उम्र 11 वर्ष कर दी गई। मोरारजी देसाई के समय में किया गया था, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1948 में नहीं, 1978 में, और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष किया गया था। बाकी सब सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही है? वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे? नहीं, ये कांग्रेस के समर्थक नहीं थे। कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने यूनाइटेड किंगडम पेट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किए थे। यूनाइटेड किंगडम पेट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किस लिए किए थे? तो कांग्रेस को विरोध करने के लिए। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। इसी का नाम चेंज करके AMU कर दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। नेक्स्ट है मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। इस्लामी शिक्षा नहीं, इंग्लिश होना चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हैं? गलत है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं। दिया गया है सन, कपास, चाय या फिर मक्का। आंसर हो जाएगा चाय। ढलान वाले जगहों पर चाय की खेती किया जाता है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। चीन का है, जापान का है, जर्मनी का है या फिर यूनाइटेड किंगडम का है? रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र किसका है? तो जर्मनी का है। आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी का। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? बोर्नियो द्वीप, सेलिविस द्वीप, न्यू गिनी द्वीप या फिर तिमोर द्वीप? कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका विस्तार 3 देशों में है? आंसर हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का इस पर अधिकार है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। आंसर हो जाएंगे बी। बाकी सब ऑप्शन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 26, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? जिस तरह से राज्यसभा में समान शक्ति है, उसी तरह से लोकसभा को वही शक्ति दिया गया है। कहने का मतलब है कि दोनों को समान शक्ति दिया गया है। किस क्षेत्र में? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में इसकी चर्चा अनुच्छेद 312 में है और यह अधिकार दिया गया केवल और केवल राज्यसभा को। संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही अधिकार दिया गया है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में इसमें भी अधिकार लोकसभा को ही दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों को समान शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? 6 प्रकार के अधिकार है, पता ही होगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा है, आप लोगों को पता होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया और इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। तो 6 ही मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। अस्पृश्यता की जो चर्चा अनुच्छेद 17 में है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। समता का अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जिस चीज़ का चर्चा किया गया है, समता का अधिकार का चर्चा किया गया है। 19 से 22 तक किसका चर्चा मिलता है? तो स्वतंत्रता का। 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया। और अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अनुच्छेद 17 किस में आता है? तो समता का अधिकार में ही आता है। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन केस में भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन किया गया था 31 दिसंबर 1600 को और इस समय मुगल शासक कौन थे? तो अकबर थे। आंसर हो जाएगा ए। अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ था और आप लोग देख सकते हैं 1556 से लेकर के 1605 तक शासक अकबर ही थे और इसी के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर शासक बने। 1627 से लेकर के 1657-58 तक शाहजहां। फिर उसके बाद 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब का शासन रहा था। 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। आंसर हो जाएगा विठल भाई पटेल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनाया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। पूछा क्या जा रहा है? 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग बनाया गया था? आंसर हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई को। रफ़ी अहमद किदवई को। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना स्तरों में पाई जाती है।
प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। गलत है। गोंडवाना संस्तरों में क्या पाई जाती है? तो कोयला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोयला पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं। अब्रख प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है या गलत है? धारवाड़ जो है यह धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। धात्विक खनिज कहें तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा यह सब के लिए प्रसिद्ध है। केवल और केवल 2 जो है सही दिया गया है, बाकी 1 और 3 गलत दिया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। बालाघाट है कहाँ? तो यह है मध्य प्रदेश में। बिहार दरोगा में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि बालाघाट किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। और यह हीरे के लिए नहीं, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मंझगावा मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है, यह गलत है। मंझगावा कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में ही है और यह हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, हीरा के भंडार के लिए जाना जाता है। न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। आंसर हो जाएंगे डी। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन हो जाएंगे ए, अरुणाचल प्रदेश। हम लोग साइंस का भी क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। उसमें न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, थोड़ा समझाने का मैं प्रयास करूंगी। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर। राज्य विधानसभा में कोई भी धन पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाया कहा जाता है? तो लोकसभा में। तो आंसर भी हो जाएगा ए, लोकसभा के। महात्मा गांधी से संबंधित अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा के सिद्धांत किन के कृतियों से प्रभावित थे? अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा के सिद्धांत रस्किन हो जाएगा, टॉलस्टॉय हो जाएगा और थोरू हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए, और पहली बार अनशन किए थे, मतलब भूख हड़ताल किए थे। यह किन से प्रभावित होकर के? तो रस्किन से प्रभावित होकर के इन्होंने भूख हड़ताल किया था। एनी बेसेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही दिया गया है? उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हाँ, स्थापना की थी, बाद में इसी का नाम चेंज करके हिंदू कॉलेज कर दिया गया था। और 1915 में और मदन मोहन मालवीय इसका पुनर्गठन किए थे। उन्होंने होमरू लीग को संगठित किया। जी हाँ, सितंबर 1916 में। उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को प्रारंभ किया, थियोसॉफिकल आंदोलन को प्रारंभ किया। हाँ, यह भी सही है। हालांकि इसका गठन 1875 में किया गया था न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावाटस्की और ऑलकट के द्वारा। भारत में प्रचार प्रसार उन्होंने किया। तो एनी बेसेंट ने। बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सी असहयोग आंदोलन की दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सी असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा था? असहयोग आंदोलन से कौन सा क्षेत्र जो है अप्रभावित रहा था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक असहयोग आंदोलन के कारण ही क्या रहा था? अप्रभावित रहा था। लेकिन बाकी सब केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी असहयोग आंदोलन के प्रभाव देखने को मिला था। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है बीवी गिरी का। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है? तो आंसर हो जाएगा वन कटाई के। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से ही है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा असम में है और यह गैंडे के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सिम का पूरा स्वरूप है, सिम का फुल फॉर्म हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। होमी जहांगीर भाभा किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। कारागम धार्मिक लोकनृत्य संबंधित है, बताइएगा। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है।
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। और यह किनके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहाँ स्थित है वह है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सतपथ ब्राह्मण में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवनी की किसी घटना से नहीं रहा है, किसी भी घटना से नहीं रहा है। सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मणों को पहली बार उपदेश दिया था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इनका संबंध तो रहा ही। कुशीनगर में इनको मृत्यु हुआ था, महान परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। सांची इनसे संबंधित नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। सांची में स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। अब हम लोग देखने वाले हैं 50 साइंस के क्वेश्चन। तो 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे। ये रहा साइंस का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा पीछे हो गया था। यह जो है 21 तारीख को ही करवाया गया, 21 मई को ही। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वह श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट काम आता है तब श्वसन भागफल का मान कितना होता है? जब श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट काम आता है तब श्वसन भागफल का मान कितना होता है, बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकाई के बराबर। जब श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट काम आता है तब श्वसन भागफल का मान कितना होता है? इकाई के बराबर होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, श्वसन भागफल इक्वल टू होता है निष्कासित CO2 बटा अवशोषित O2। निष्कासित CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अवशोषित ऑक्सीजन होता है। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए, इकाई के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और ये भी याद रखिएगा, प्रोटीन या फिर फैट्स रहेगा तब भागफल कितना हो जाएगा? तो 1 से कम हो जाएगा, इकाई से कम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग होगा तो शेषफल भागफल कितना होगा? तो 1 होगा। प्रोटीन या फिर फैट्स का होगा भागफल तो 1 से कम होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कार्बोहाइड्रेट का, तो इकाई के बराबर हो गया। यहीं पर आता प्रोटीन और फैट्स का, तो इकाई से कम हो जाता। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कार्बन में कई विलक्षण गुण विद्यमान होते हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक विलक्षण गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं है ये बताना है। ऑप्शन को देख लीजिए। कार्बन परमाणु आपस में संयोग कर श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। कार्बन परमाणु आपस में संयोग कर श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं, बिल्कुल सही है। कार्बन अनेक धातुई तत्वों से संयोग कर यौगिक का निर्माण कर सकता है, यह गलत है। कार्बन क्षार धातुओं की तरह न तो विद्युत धनात्मक है और न ही हैलोजन की तरह विद्युत ऋणात्मक है, क्योंकि यह जो है कार्बन जो है साझेदारी करता है। सभी जैव कोशिकाओं में कार्बन अनिवार्य तत्व के रूप में पाए जाते हैं। सभी जैव कोशिकाओं में कार्बन अनिवार्य तत्व के रूप में पाए जाते हैं, यह सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन बल आघूर्ण की बीमा है? बल आघूर्ण की बीमा क्या हो जाएगा? इसका जो मात्रक होता है, आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो इसका बीमा निकालिएगा तो आएगा MLT के पावर -2 गुने L। न्यूटन मीटर को करिएगा ML, क्योंकि न्यूटन किसका है? बल का है, तो MLT -2 होता है, जानते होंगे। गुने करिएगा, न्यूटन मीटर का क्या हो जाएगा? तो L हो जाएगा, तो ML का स्क्वायर हो जाएगा, T के पावर -2 हो जाएगा, तो ML2 T -2 हो जाएंगे। ML2 T -2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कार्पोरा क्वाड्रिगेमना किस मस्तिष्क का हिस्सा है? कार्पोरा क्वाड्रिगेमना जो है यह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, आंसर हो जाएंगे बी। मध्य मस्तिष्क जो है सबसे छोटा मस्तिष्क है। कार्पोरा क्वाड्रिगेमना जो है दृष्टि को नियंत्रित करता है, इस कारण से इसे ऑप्टिक लोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक लोब्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में बदला जा सकता है, सही है।
ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में बदला जा सकता है। दाब घटाकर और ताप बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है। सिर्फ एक जो है सही दिया गया है, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। एक ठंडी रात में खुली जगह में रखी एक लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज़्यादा ठंडी प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है, बताइएगा। एक ठंडी रात में खुली जगह में रखी एक लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज़्यादा ठंडी प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है, तो ऊष्मा चालकता में अंतर। ऑप्शन हो जाएंगे डी, ऊष्मा चालकता में अंतर। ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या होता है, तो वाट पर मीटर पर केल्विन होता है, पर केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल हैं। किस एक को छोड़कर सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल है। देखिए, प्रोटीन जो है 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है। एमिनो अम्ल भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल और एक होते अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल एक होते अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल उसे कहेंगे जो मानव शरीर में नहीं बनता है। अनावश्यक एमिनो अम्ल उसे कहेंगे जो मानव शरीर में बनता है। जो मानव शरीर में बनता है उसे कहेंगे अनावश्यक एमिनो अम्ल, जो मानव शरीर में नहीं बनता है उसे कहेंगे आवश्यक एमिनो अम्ल। तो एवानिन हो गया और याद रखिएगा टायरोसिन, एवानिन, टायरोसिन और ग्लाइसिन, ये तीनों क्या है, अनावश्यक एमिनो अम्ल है। बाकी वेलिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन क्या है, तो आवश्यक एमिनो अम्ल। क्लियर हो गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल हैं, तो वेलिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन यह सब आवश्यक या फिर अनिवार्य एमिनो अम्ल है, जबकि एबानिन, टायरोसिन, ग्लाइसिन यह सब अनावश्यक एमिनो अम्ल हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी कक्षा में E3, किसी कक्षा नहीं, यहाँ पे कर लीजिए तीसरी कक्षा में E3 तथा चौथी कक्षा में E4 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। नील्स बोर ने सिद्धांत दिया था किसी भी परमाणु के सेल की ऊर्जा कम और वाहतम कक्षा में ज़्यादा होता है। वाहतम कक्षा में ज़्यादा होता है। आप लोग जैसे के से एल की कक्षा में जाएंगे, एल से एम जाएंगे, एम से एन जाएंगे, तो ऊर्जा जो है क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E3 में ऊर्जा कम, E4 में ऊर्जा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न करता है। रुकने से ट्रेन को कितना समय लगेगा। रुकने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, यह क्या है, प्रारंभिक वेग है। u = 36 किलोमीटर दिया गया है, जिसे मीटर पर सेकंड में चेंज करिएगा तो 36 × 5/18 होगा, तो निकल करके आएगा 10 मीटर पर सेकंड। u कितना आया, 10 आ गया। अंतिम वेग v = 0 है, क्योंकि रुकने पर बोल रहा है, तो v = 0। मंदन कितना दिया गया है, मंदन दिया गया है 0.5, तो यह निगेटिव में होगा क्योंकि मंदन है। एक्सेलरेशन 0.5 हो गया और निकालना क्या है, t निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है v = u + at, v = u + at। v का मान कितना दिया गया है, 0। u का मान कितना है, u जो है प्रारंभिक वेग है, u कितना है, तो 10 मीटर, हमने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया है, तो 10 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है, तो माइनस में है ना 0.5, तो यहाँ पे भी माइनस में ही हो जाएगा। और क्या है, t निकालना है, तो कैलकुलेट इसे करिएगा, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा 20 सेकेंड। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिस तरह से हमने बताया है उसी तरह से कैलकुलेट करिएगा। भारत में कुल संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है। ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसका एग्जाम्पल है लकड़ी, सौर ऊर्जा, बायोगैस, जबकि अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम आदि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है, 23.39%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाववाद से संबंधित नहीं है। डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाववाद से संबंधित नहीं है।
विभिन्नता की सर्वव्यापकता डार्विन का ही है। प्रजनन की तेज दर, अस्तित्व के लिए संघर्ष, यह भी है। और एक और याद रखिएगा, योग्यतम की जीविता, यह भी किसने दिया था? डार्विन ने ही। विभिन्नता की सर्वव्यापकता, प्रजनन की तेज दर, अस्तित्व के लिए संघर्ष, योग्यतम की जीविता जो है, यह किसने दिया था? डार्विन। जबकि उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका है? तो लैमार्क का है। किसका है? लैमार्क का है। लैमार्क ने अंगों का उपयोग अनुप्रयोग का भी सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस निम्न में से कौन है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा हीलियम। इसका क्वथनांक कितना होता है? 4 केल्विन होता है। वही हाइड्रोजन का 180 केल्विन होता है। गैस जिस ताप पर द्रव बनता है उसे क्या कहेंगे? गैस क्वथनांक कहेंगे। गैस का क्वथनांक कहेंगे। फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? फेन प्लवन विधि जो है सल्फाइड अयस्क के लिए, और सल्फाइड अयस्क का ग्रीक नाम है पायराइट्स। और जहाँ पर भी पायराइट्स लगा हुआ हो तो समझिए कि वो क्या है? सल्फाइड है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पायराइट यहीं पे लगा हुआ है। और कैल्कोपायराइट जो है यह किसका अयस्क है? तो यह तांबा का अयस्क है, तांबा का। इसका सूत्र जो होता है CuFeS2। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कितने सप्ताह बाद भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण होता है? बताइएगा। मानव शरीर में निषेचन क्रिया के कितने सप्ताह बाद भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण होता है? इम्प्लांटेशन होता है 1 सप्ताह बाद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 15, और ये भी याद रखिएगा, प्लेसेंटा का निर्माण जो होता है 4 सप्ताह बाद। वह कोलॉइड विलयन जिसमें एक द्रव पदार्थ एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहता है उसे क्या कहते हैं? वह कोलॉइड विलयन जिसमें एक द्रव पदार्थ एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे जेल। क्या कहेंगे? जेल कहेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। द्रव या ठोस अगर गैस में मिला हो तो उसे कहेंगे एरोसोल, जिसका एग्जाम्पल है धुआं या फिर बादल। ठोस में अगर द्रव मिला हुआ रहे तब उसे कहेंगे सॉल। क्या कहेंगे? सॉल कहेंगे। ठोस में अगर द्रव मिला हुआ हो तो उसे कहेंगे सॉल। और इसका एग्जाम्पल है रंग। क्या है? रंग। द्रव में अगर द्रव मिला हो तो यह उदाहरण हो जाएगा पायस का, और पायस का उदाहरण हो जाएगा दूध। दूध क्या है? तो पायस है। द्रव में अगर ठोस मिला हो तब उसे कहेंगे जेल, और जेल में क्या आता है? पनीर और मक्खन। पनीर और मक्खन आता है। तो पूछा क्या जा रहा था? द्रव पदार्थ एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहता है, तो आंसर हो जाएगा जेल। जेल का उदाहरण पनीर और मक्खन हो गया। नेक्स्ट है कोलॉइड विलयन एक विषमांग मिश्रण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेनरिक हर्ट्ज ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। हेनरिक हर्ट्ज ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह गलत दिया गया है। मैक्सवेल ने पता लगाया था। मैक्सवेल ने पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह गलत है। प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन मैक्सवेल ने किया था। यह भी गलत है। अपोजिट दिया गया है। हेनरिक हर्ट्ज ने पता लगाया था। हेनरिक हर्ट्ज ने। न तो एक सही है और न ही 2 सही है। आंसर हो जाएंगे डी। जैव मंडल संचय के किस क्षेत्र में मानव को कोई भी क्रियाकलाप करने की आज्ञा नहीं होती है? पर्यावरण संरक्षण 3 तरह से किया जाता है। एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा होता है वन्यजीव अभयारण्य, और तीसरा होता है जैव मंडल। राष्ट्रीय उद्यान में पूर्ण रूप से मानव गतिविधि पर रोक लगाया गया है। मानव गतिविधि पर रोक लगाया गया है। वन्यजीव अभयारण्य ऐसे होते हैं जहाँ किसी विशेष प्रजाति के जीव ज़्यादा रहते हैं और उन पर विलुप्त होने का खतरा मंडराते रहता है। वन्यजीव अभयारण्य हो गया, जिसका एग्जाम्पल गिर वन्यजीव अभयारण्य हो गया। जैव मंडल एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण जो किसी एक क्षेत्र या जगह में ही पाए जाते हैं, विश्व में कहीं नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है नीलगिरी। और जैव मंडल में ही 3 क्षेत्र आता है। एक होता है कोर क्षेत्र, एक होता है बफर क्षेत्र, और तीसरा होता है पेरीफेरल क्षेत्र। कोर क्षेत्र में कोई भी क्रियाकलाप करने की आज़ादी नहीं होती है। बफर क्षेत्र वैज्ञानिक या फिर शोधार्थी विद्यार्थियों को जाने की अनुमति रहती है, लेकिन आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं रहता है। जबकि
पेरीफेरल, माफ़ करिएगा, पेरीफेरल में कोई रुकावट नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, पिकनिक इसे मना सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जैव मंडल संचय के किस क्षेत्र में मानव को कोई भी क्रियाकलाप करने की आज़ादी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कोर क्षेत्र। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, इसे याद रखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। कैल्शियम ऑक्साइड के 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी। एक मूल यौगिक में कितना अणु होता है, तो याद रखिएगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु, 23 अणु होते हैं। 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु होते हैं। मोल का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू ग्राम में द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान यौगिकों का या फिर परमाणु द्रव्यमान तत्व का। तो CaO क्या है, यौगिक है, तो कैलकुलेट करिएगा। ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो दिया गया है 28। CaO का कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। और आणविक द्रव्यमान कितना है, 40 + 16 56 है। कैलकुलेट करिए, 1/2 आ जाएगा। तो 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 है, तो 1/2 का कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिएगा तो 3.0115 गुने 10 के पावर 23 मोल होगा। ऑप्शन नंबर बी। अर्धचालकों के नैनो स्तर कणों या क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है। अर्धचालकों के नैनो स्तर कणों या क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं क्वांटम डॉट्स। क्या कहते हैं, क्वांटम डॉट्स कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृतजीवी पोषण के जीव भोजन तरल रूप में अवशोषित करते हैं। याद रखिएगा, मृतजीवी जो है पोषण के जीव भोजन तरल रूप में अवशोषित करते हैं, द्रव के रूप में अवशोषित करते हैं। परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ समानांतर तरल रूप में होते हैं, यह भी सही है। प्राणी संपोषण में जीव अपना भोजन तरल तथा ठोस दोनों के रूप में ही ग्रहण करते हैं। प्राणी संपोषण में हम लोग आ जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दांतों का दंतवल्क तब क्षतिग्रस्त होने लगता है जब मुंह का पीएच मान हो जाएगा 5.5 से कम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से लंबवत प्रवेश करती है तो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो क्या हो जाएगा, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगा। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से, 1 मिनट रुक जाएंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, स्टेरॉइड कहने का मतलब वसा के रूप में होते हैं। आंसर हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, वृषण, अंडाशय, इनमें से सभी इन तीनों में से जो हार्मोन निकलते हैं यह स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। जबकि पिट्यूटरी ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्रंथि से जो निकलते हैं हार्मोन वह प्रोटीन के रूप में होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अधातुएं की अभिक्रिया नहीं करते हैं, अधातुएं अभिक्रिया नहीं करते हैं, अधातुएं अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु जो है जल, अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा सी। अधातु जल, अम्ल, भस्म के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो है u इक्वल टू -30 हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब जब भी बनते हैं इस साइड बनते हैं, इस साइड, तो इस साइड जो प्रतिबिंब बनेंगे वो माइनस में होंगे और जिसकी परछाई जो बनती है वो प्लस में होता है, इस साइड प्लस में होगा। तो u इक्वल टू -30 ही हो गए। u क्या है, तो वस्तु की दूरी है, और v जो होता है यह प्रतिबिंब की दूरी होता है जो कि प्लस में होगा। और इसका एक फॉर्मूला होता है, और निकालना क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है, तो v निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v तो निकालना ही है, 1/u कितना, मतलब u कितना दिया गया है -30, तो 1/30 हो जाएगा। 1/f कितना है, तो यह हो जाएगा -1/20। कैलकुलेट करिएगा तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 सेंटीमीटर।
वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं क्या कहलाती है? वातावरण के प्रभाव, वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा कायिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जनिक विभिन्नता क्या हो जाएगा? आनुवांशिक विभिन्नता को ही जनिक विभिन्नता कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल तथा क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है? आंसर हो जाएगा जिंक और एल्यूमिनियम। कौन सा धातु अम्ल तथा क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है? तो जिंक और एल्यूमिनियम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन है जो सही हैं? कौन से कथन है जो सही दिया गया है? श्रेणी क्रम संयोजन के प्रत्येक भाग में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन के प्रत्येक भाग में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह सही है। समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक भाग के आड़े समान विभवांतर आरोपित होता है। 1 और 2 दोनों के दूर के हैं, सही दिया गया है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। वही समानांतर क्रम में विभवांतर समान और विद्युत धारा अलग अलग होते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। विश्व के प्रथम वाटर वेव लेजर का निर्माण किस देश के वैज्ञानिकों ने किया? इजराइल के देशों ने। याद रखिएगा, ऑप्शन बी होंगे। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक में। आंसर हो जाएंगे ए। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपयोग होता है? ईंधन के रूप में, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपयोग होता है? पीच ब्लेड, पीच ब्लेड। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है, एक रेसिंग कार सीधी सड़क पर विरामावस्था से त्वरण लेते हुए 25 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। मतलब यू जो है 0 दिया गया है क्योंकि विरामावस्था से प्रारंभ हुआ था। भी मतलब कि अंतिम वेग 50 मीटर पर सेकंड है। समय टी कितना दिया गया है? तो 25 सेकंड दिया गया है। हमें निकालना क्या है? तो दूरी निकालना है, एस निकालना है। तो एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ए नहीं दिया गया है तो ए हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला एक बैठाइए, भी इक्वल टू यू प्लस एटी। भी का मान कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। यू जो कि प्रारंभिक वेग 0 है। ए हम लोग को निकालना है, टी दिया गया है 25। कैलकुलेट करिए तो ए इक्वल टू आएगा 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए भी हम लोग को निकल गया। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ पर यू कितना है 0, टी कितना है 25, तो यहाँ पे सभी के सभी 0 ही हो गए। प्लस 1/2, ए का मान कितना है? हमने निकाला है 2 और टी कितना है 25 का स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि टी जो है 25 है, स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर होंगे। 2 से 2 कट गए, 25 का स्क्वायर करेगा तो 625 मीटर इसके राइट आंसर निकले। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। आप लोग उसी तरह से कैलकुलेट करने का प्रयास करिएगा तो ज़्यादा बेटर से समझ में आप लोग को आएंगे। ब्रायोफाइटस पौधे की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटस पौधे की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे राइजोइड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइजोइड कहेंगे। हाइफा जो है यह कवक में होता है, कवक में होता है। कैप्सूल, हम लोग का जो हड्डी बना हुआ रहता है, हड्डी जो होता है उसकी परत जो है कैप्सूल कहलाता है। नेक्स्ट है थैलस किसे कहेंगे? तो थैलोफाइटा का जो शरीर है थैलस जैसा होता है। थैलोफाइटा में क्या आ जाएगा? तो शैवाल और कवक, माफ़ करिएगा शैवाल और लाइकेन आएंगे। शैवाल और कवक जो है, माफ़ करिएगा शैवाल और लाइकेन, शैवाल और लाइकेन जो है यह थैलोफाइटा में आते हैं। कवक जो है यह फंगी में आते हैं, फंगी में। शैवाल और लाइकेन थैलोफाइटा समूह में आते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से किसकी संख्या समान होती है? समान किसका होगा? तो सेल का। 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उसका वेग समान होंगे। ऑप्शन हो जाएंगे बी। बहुत ही ज़्यादा हमने टाइम ले लिया, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। टर्पेटाइन किस कुल के पौधों से प्राप्त होता है? टर्पेंटाइन किस कुल के पौधों से प्राप्त होता है? टर्पेंटाइन जिसे तारपीन का तेल कहते हैं,
तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ से प्राप्त होता है। और चीड़ जो है किस कुल का है? पाइनेसी कुल का है, पॉल्मी कुल या पाइनेसी कुल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रुटेसी कुल में आ जाएगा आपका नींबू, संतरा, यह सब। क्रूसीफेरी में आ जाएगा दलहन, यह सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अकार्बनिक नहीं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। केवल एक जो है सही दिए गए हैं। हीरा होता है, हीरा होता है, हीरा क्या होता है? यह होता है प्रतिचुंबकीय। क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन हो जाएंगे सी। अनुचुंबकीय में हो जाएगा ऑक्सीजन। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। जो चुंबक से पूर्ण रूप से चिपक जाए उसे कहेंगे लौह चुंबकीय। जो थोड़ा थोड़ा चिपके उसे कहेंगे अनुचुंबकीय। और जो बिल्कुल भी ना चिपके उसे कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जो कि है हीरा। मेलवेयर प्रेषित करने का सबसे समान पाथवे कौन सा है? आंसर हो जाएंगे ईमेल। ऑप्शन नंबर डी। जंतु जगत के जीवों की सर्वाधिक संख्या वाला संघ है। सर्वाधिक संख्या किस में होता है? तो आर्थ्रोपोडा में होता है। सबसे बड़ा संघ जो है आर्थ्रोपोडा ही है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। आर्थ्रोपोडा में क्या आता है? तो कीट आते हैं और मकड़ी आते हैं। मकड़ी में 4 जोड़ी टांग होती है और कीट में 3 जोड़ी टांग होती है या पैर होती है। एनेलिडा संघ में कौन सा कीट आएगा? कौन सा जीव आएगा? एनेलिडा में आ जाएगा केचुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? कौन सा एक तत्व है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। आर्सेनिक जो है केवल तत्व है। 43 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। त्वरण जो है समान होगा। 40 किलोग्राम लोहे के एक गोले तथा 20.5 kg एल्यूमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर हैं। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया गया। जब ये गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है तब उनका त्वरण जो है समान होगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, यह पूछा जा रहा है। प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। डायरिया, कालाजार, मलेरिया यह सब है, जबकि भोजन विषाक्त नहीं है। यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कैल्शियम ऑक्साइड के 5.6 ग्राम में कैल्शियम आयनों की संख्या कितनी होगी? पहले जिस तरह से हमने बताया था उसी तरह से बनेगा। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही दिए गए हैं? तत्व के परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं, यह सही है। हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिनके परमाणु में तीनों मौलिक कण नहीं पाए जाते हैं, यह भी सही है। 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। आयोडीन युक्त खाने का नमक क्या है? आयोडीन युक्त खाने का नमक क्या है? समांग मिश्रण है। गुणसूत्र किस रचना में भाग लेता है? प्रोटीन, डीएनए व आरएनए। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। झूठा सोना फेरस सल्फाइड को जाना जाता है। FeS2 को जाना जाता है, इसे पायराइट भी कहते हैं। लिथोपोन है ऑप्शन नंबर ए BSO4 + ZnS। हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया। डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। न्यूमेरिकल आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।